हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मुकेश सिंह और मैं एक बार और आपके सामने हूं एक नया चैप्टर लेकर के बिजनेस का, जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। बच्चों, आपको पता है कि आपका जो सबसे पहला मेन पेपर है वो बिजनेस का है। तीनों सब्जेक्ट की जो मेन पेपर होते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, उसमें बिजनेस का पेपर सबसे पहले है और बिजनेस के अंदर 12 चैप्टर हैं। तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि अपने इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लें, इनको कंप्लीट कर लें, ताकि हम एग्जाम की प्रिपरेशन पहले से ही कर सकें, क्योंकि हमें इसकी फिर केस स्टडीज भी देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेके आया हूं वो बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 3 है, जो कि छोटा चैप्टर है पर वेटेज अच्छा है, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो जल्दी से हम इस चैप्टर को देखेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है ना। इन्वायरमेंट तो आपने बहुत सुना होगा, पर बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट मींस द एक्सटर्नल फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस इन्वायरमेंट वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस डिसीजन पे प्रभाव डालती हैं, जिनसे बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ता है। वो सारी चीजें जो बिजनेस को प्रभावित करती हैं, जिनकी वजह से बिजनेस अफेक्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस हो सकती हैं, वो सोशल फोर्सेस हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल फोर्सेस हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल हो सकती हैं। कई सारे ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस के ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिनसे बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ता है, हमारे बिजनेस को प्रभाव पड़ता है। वो सारे फैक्टर्स, वो सारी फोर्सेस बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट मानी जाती हैं। आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, और ये आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं, एक बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती हैं। चाह करके भी एक बिजनेसमैन इसको बदल नहीं सकता। बस वो ये कर सकता है कि अपने बिजनेस को इन फोर्सेस के हिसाब से, इन चेंजेस के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर ले, ताकि वो मार्केट में सरवाइव कर सके। तो बिजनेस इन्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी है। जो बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ नहीं पाते, वो अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते, उनका बिजनेस टूट जाता है, उनका बिजनेस बंद हो जाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप समाज में, सोसाइटी में जाके देखेंगे। तो आखिर ये बिजनेस इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ साल पहले ही कोरोना आया था और पूरे जगह पे बिजनेस बंद कर दिए गए थे, काम बंद कर दिया गया था, सब लोग घर से ऑपरेट कर रहे थे। तो ये कोरोना जो था वो भी एक बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है। उसने आपकी सोसाइटी को, आपके बिजनेस को अफेक्ट किया। सरकार जीएसटी लेकर के आई, जीएसटी से बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ा। बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ा कि उनको जीएसटी भी फाइल करनी पड़ी, उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ी, उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ी। तो ये भी एक बिजनेस इन्वायरमेंट का ही क्या है? पार्ट है। मतलब हर वो चीज जो आपके बिजनेस को प्रभावित कर रही है, आपके बिजनेस के ऊपर अफेक्ट डाल रही है, जिससे आपके बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ता है, वो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या है? पार्ट है। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं और डिटेल में। तो मैंने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन दिया। अब हमारे चैप्टर में कहा जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स में रिलेटिविटी है, एक्सटर्नल फोर्सेस, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एलिमेंट्स ऑफ इंटर रिलेटेडनेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस भी होती हैं। तो ऐसी चीजें जो बिजनेस इन्वायरमेंट में आती हैं, जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करती हैं। अब ये बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा होता है, उनके फीचर्स दिए हुए हैं, ये इसको हम ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या फीचर होते हैं। एक एक फीचर के ऊपर केस स्टडी आती है, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है रिलेटिविटी, कि आखिर रिलेटिविटी होती क्या है। देखिए एक बात को समझिए, हर जगह का बिजनेस एक जैसा नहीं होता। कहीं पे बिजनेस करने का तरीका अलग होता है, किसी दूसरी जगह पे बिजनेस करने का तरीका अलग होता है। हर जगह बिजनेस जो है वो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं और हालात भी अलग अलग होते हैं, है ना। तो रिलेटिविटी क्या कहती है? बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। भाई जो चीज इंडिया में बिक रही है, जिस तरीके से खरीदी जा रही है, उस तरीके से वही चीजें अमेरिका में नहीं बिकेंगी। जैसे इंडिया की लेडीज साड़ी पहनती हैं, तो क्या अमेरिका की लेडीज भी साड़ी पहनती है? नहीं, बहुत कम। तो एक्चुअली में क्या है कि जो चीज यहां बिक रही है, हमारे यहाँ पे त्योहार मनाए जाते हैं, दिवाली है, राखी है, होली है, तो क्या अमेरिका में भी ऐसा होता है? बहुत कम लेवल पे। वहां जो इंडियंस रहते होंगे वही करते होंगे, वहां ज्यादा क्रिसमस मनाते हैं।
तो यहाँ की हालात अलग हैं, इंडिया के हालात अलग है, अमेरिका के हालात अलग हैं। यही तो पॉइंट है रिलेटिविटी का कि ये डिफर करता है ना, जगह से जगह, रीजन टू रीजन। पॉलिटिकल कंडीशन भी डिफर करती हैं भाई। जैसी पॉलिटिकल कंडीशन गुजरात में है, क्या वैसी पॉलिटिकल कंडीशन कश्मीर में है? नहीं है। तो पॉलिटिकल कंडीशन भी अलग अलग हैं। तो रिलेटिविटी बता रहा है कि एक जगह बिजनेस अलग है, दूसरी जगह बिजनेस अलग है, बिजनेस करने का तरीका अलग है, इन्वायरमेंट अलग है बिजनेस का। गुजरात स्टेट इज कंसिडर्ड बेस्ट स्टेट फॉर बिजनेस। जैसे गुजरात को बेस्ट स्टेट कहा जाता है बिजनेस करने के लिए, वहां बहुत बिजनेसमैन रहते हैं। डिमांड फॉर वुलन हाई इन नॉर्थ इंडिया एंड नॉट इन साउथ इंडिया। ज्यादातर ऊनी कपड़ों की डिमांड नॉर्थ इंडिया में होती है, साउथ इंडिया में उतनी नहीं होती। तो साउथ इंडिया का वेदर अलग है और नॉर्थ इंडिया का वेदर अलग है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि एक जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह नहीं रहता। ये रिलेटिविटी बताता है। बच्चों केस स्टडी कैसे आती है? किसी भी एक केस स्टडी पे एक कहानी आ जाएगी और उसमें पूछेंगे बताओ कौन सा फीचर लग रहा है। तो जब तक आपको फीचर क्लियर नहीं होगा तब तक आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सा फीचर लग रहा है? मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे सारे एक्सप्लेनेशन को ढंग से सुनेंगे, हर एक फीचर के बारे में जो मैं बता रहा हूं उसे ढंग से सुनेंगे, उसे ध्यान से मेमोराइज करेंगे, तो आपकी जो केस स्टडीज आएंगी वो आप बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि केस स्टडी में इसी के इर्द गिर्द कहानी बना के दी जाती है और वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं नए फीचर की ओर। रिलेटिविटी की अगर हम आगे चलें तो एक्सटर्नल फोर्सेस। भाई कई सारी चीजें ऐसी होती हैं बिजनेस में जो एक्सटर्नल होती हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म, आपके कंट्रोल के बाहर है, आप नहीं कर सकते उसको कंट्रोल। एंड एग्रीगेटिव इन नेचर ब्रिंग बोथ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके बिजनेस के लिए थ्रेट लाती हैं, आपके बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी लाती हैं, पर वो आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। आप उन्हें चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आपके कंट्रोल के दायरे के बाहर है। थ्रेट्स, डिमांड फॉर स्कूटर इज फॉलिंग। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है स्कूटर बनाती है और स्कूटर्स की डिमांड अब दिन पर दिन गिरती जा रही है, तो ये एक थ्रेट है जो आपके कंट्रोल के बाहर है क्योंकि लोग नहीं चाहते स्कूटर खरीदना। दूसरी तरीके से अपॉर्चुनिटी क्या है? डिमांड फॉर बाइक्स आर इंक्रीजिंग। बाइक्स की डिमांड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कई सारी चीजें होती रहती हैं जो आपकी कंट्रोल के बाहर होती हैं, पर आपको अपने बिजनेस को उन हिसाब से, उन चेंजेस के हिसाब से ढालना होता है ना। बजाज ऑटो ने इस बात को समझा और हैज स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर्स एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मोटरसाइकिल्स। बजाज का पहले एक चेतक स्कूटर आता था, अगर आपको पता हो, है ना, आपके पापा मम्मी चलाते हो शायद, या दादा लोग चलाते हो। तो बजाज का एक चेतक स्कूटर आता था, आज भी आता है पर पुराने मॉडल में आता था, बिल्कुल ऐसा, उसके दो साइड में इतना मोटा मोटा रहता था और बहुत भारी रहता था, है ना। तो वो स्कूटर्स अब नहीं चलते, उसकी जगह लाइट वेट स्कूटर आ गए हैं और बाइक्स आ गई हैं नई नई मॉडल की, तो बाइक्स ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर की प्रेफरेंस बदल रही है, कस्टमर की इच्छा बदल रही है। तो इस चीज को देख के बिजनेस को भी अपने आप को चेंज करना होता है और ये सब आपके कंट्रोल के बाहर है, इसलिए इसको कहा गया एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस डायनामिक होता है नेचर में। डायनामिक मतलब जो बदलता रहता है, हालात के हिसाब से जो अपने आप को चेंज कर ले उसको कहते हैं डायनामिक, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आज कुछ है कल कुछ और होगा। डायनामिक मतलब रोज बिजनेस एनवायरनमेंट में चीजें बदलती ही रहती हैं, चेंजेस आते ही रहते हैं। आप आज देखेंगे कुछ होगा, कल देखेंगे कुछ और होगा। तो डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। डायनामिक मतलब जो बदलता रहता है। भाई आपने तो सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, जो आज है वो कल शायद नहीं होगा, जो कल आज नहीं है शायद कल होगा, है ना। कीप्स ऑन चेंजिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, टेक्निकल इंप्रूवमेंट हो जाते हैं, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। पहले कस्टमर कोई चीज यूज करता था, अब वो कुछ और यूज करेगा। एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। भाई आप बैठे हो बिजनेस करने के लिए, आपको लग रहा है अरे मेरा बिजनेस तो जम गया है, सब कुछ सही है, कल के दिन एक नई दुकान आपकी दुकान के सामने खुल जाएगी, कल के दिन एक नई शॉप आ जाएगी कंपटीशन में, कल के दिन एक नई कंपनी आ जाएगी कंपटीशन में। आप क्या क्या रोकोगे, कितना कंट्रोल करोगे? बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हो। जैसे कई साल पहले बच्चों ऑफलाइन क्लासेस चला करती थी, सभी टीचर्स ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, पर कोरोना के बाद, उससे पहले भी कई टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना चालू किया क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया। तो आज मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि चीजें बदल गई, तो उसी हिसाब से हमें भी बदलना
पड़ता है। जैसे एयरटेल और वोडाफोन दोनों ने मिलकर वीआई बना, नहीं एयरटेल ने, नहीं सॉरी आइडिया और वोडाफोन ने मिलकर वीआई बना दिया। जब से जियो आया इनको डर लगा तो आइडिया और वोडाफोन मिल गए तो उन्होंने एक नया कोलैबोरेशन करके वीआई बनाया, तो भाई ज्यादा स्ट्रांग हो गए, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो गए। एयरटेल ने भी फाइबर लॉन्च किया, वो भी हालातों के हिसाब से चेंज हुआ, है ना। टाटा नैनो आई कि भैया टाटा नैनो क्यों आई, रतन टाटा जी ने कहा हर एक इंडियन को गाड़ी दिलवाएंगे, हर एक इंडियन के घर में 4 व्हीलर होगी, तो टाटा नैनो आ गई, छोटी गाड़ी, कॉम्पैक्ट गाड़ी, सस्ती गाड़ी। इन्वायरमेंट को देख के चेंज हुआ सब कुछ। मारुति सुजुकी, दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर काम करती थी, मारुति अलग सुजुकी अलग, दोनों ने अपने आप को सेपरेट कर लिया है आज। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं और हमें भी अपने आप को चेंज करना होता है इन चेंजेस के हिसाब से। भैया बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत अनसर्टेनिटी है। देखिए बिजनेस दिलेर लोग करते हैं, वो जिनके अंदर ताकत है कि नहीं यार कल के दिन कुछ भी होगा, रिस्क होगा, प्रॉब्लम होगी, मैं खड़ा रहूंगा, मैं डटा रहूंगा, मैं अपने आप को बदल लूंगा, मैं इस जगह से पैसा निकालूंगा। बिजनेस करने वाले वो लोग होते हैं जो अनसर्टेनिटी से घबराते नहीं हैं, भागते नहीं है। उन्हें पता है मार्केट में बैठे हैं, आज चल रहा है कल कुछ और चलेगा, अपन को कुछ और लेके आना होगा ताकि हम मार्केट से आउट ना हो। बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान नहीं होता, इसको समझना इतना आसान नहीं होता। अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, आज जो चीज चल रही है शायद कल ना चले। भाई एक पैंट आया करती थी, अमिताभ बच्चन पहना करते थे, जिसको लोग कहते थे बेल बॉटम, वो नीचे से चौड़ी होती थी उसकी, है ना पैंट, पर आज वो चिपकी पैंट आती है नैरो बॉटम। तो भैया पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया, चेंजेस तो होते ही रहते हैं, है ना। तो अनसर्टेनिटी है, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग। आप नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। भैया सब लोग बिजनेस, अभी जब कोरोना आ रहा था, कोरोना आने से पहले सब लोग टारगेट बना के बैठे थे, इस साल इतनी सेल करनी है, इस साल इतना बिजनेस करना है, इस साल बिजनेस को यहां लेके जाएंगे, वहां लेके जाएंगे। उधर मोदी जी आके कहते हैं भाइयों और बहनों, आज रात्रि से भारत में संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लो भैया सारे प्लान धरे के धरे रह गए, सारी चीजें धरी की धरी रह गई, किसी को पता नहीं था। अनसर्टेनिटी, आप क्या सोच रहे हो कल के दिन क्या हो जाए, कोई ठिकाना बिजनेस इन्वायरमेंट में नहीं है। When environment changes are taking place frequently, और बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, आपको समझना होता है, पहले से एनालाइज करना होता है कि क्या बदलाव हो सकता है, क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। भाई आजकल एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, कई लोगों की जॉब ले रहा है, कई सारे काम में मदद कर रहा है, बिजनेसमैन को कई सारे काम में हेल्प मिल रही है, जो जितने अच्छे से पहले नहीं कर पा रहे थे आज वो उतने अच्छे से कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली में बदलाव ही जीवन का नाम है बच्चों। बिजनेस में बदलाव आते रहते हैं, अनसर्टेनिटी बनी रहती है, आपको हमेशा इन्वायरमेंट को समझ के प्रेडिक्ट करके चलना होता है। इतना आसान नहीं है, पर बिजनेसमैन वो व्यक्ति होता है जो ये चीजें समझता है, करता है, तभी तो वो बिजनेसमैन कहलाता है। आगे देखिएगा, कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा मैंने आपको बताया बिजनेस को समझना इतना आसान नहीं है, ये कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। आप सोच रहे होगे एक डायरेक्शन में कि ऐसा होगा, कल के दिन हो जाएगा कुछ और। आप सोच रहे हो कि नहीं यार ऐसा करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, पर हो जाएगा कुछ और। कॉम्प्लेक्सिटी से भरा पड़ा है, जटिलता बहुत ज्यादा है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। आप कोई चीज समझने की कोशिश करोगे, चेंजेस कुछ और हो जाएंगे। इन्वायरमेंट इज इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। छोटे छोटे पार्ट्स में समझोगे तो आसान है, बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज अ होल। पर पूरे तरीके से समझने की कोशिश करोगे, हर एक चीज को समझने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल है। एक एस्पेक्ट को आप समझ सकते हो, पर दूसरा एस्पेक्ट आ जाएगा, वो आपको प्रभावित कर देगा। एग्जाम्पल, इजियर टू अंडरस्टैंड द फॉल इन डिमांड बट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर फॉल। भाई ये समझना जरूरी, आसान है कि डिमांड फॉल हो रही है, भाई डिमांड गिर रही है, पर क्यों गिर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसको समझना कॉम्प्लेक्स है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है, इसके लिए प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं जो हमें बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में समझाते हैं। चेंजेस इन कस्टमर टेस्ट, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाना। इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ जाना। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाना। इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, आप क्या क्या समझोगे, तो समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए डेडिकेटेड टीम हायर की जाती है जो ये प्रेडिक्ट करके बताए कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। इंटर रिलेटेडनेस है, बिल्कुल इंटर रिलेटेडनेस है।
डिफरेंट फोर्सेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। बिजनेस में कई सारी चीजें आपस में जुड़ी होती हैं बच्चों, जिसका प्रभाव दूसरी चीजों पे पड़ता है। जैसे अभी देखो इंडिया में भी बहुत चल रहा है हेल्थ अवेयरनेस, सब लोग हेल्थ अवेयर हो रहे हैं कि भैया स्वास्थ्य ही जीवन है, स्वस्थ जीवन ही अच्छा जीवन है। सब लोग हेल्थ को लेकर के बिल्कुल मतलब ऐसे पैशनेट हो रहे हैं कि यार नहीं हेल्थी खाना है, हेल्थी लाइफस्टाइल चाहिए, हेल्थी जीवन जीना है। अब जैसे लोगों ने कहा कि यार हेल्थी होना है तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी जो हेल्थ के लिए अच्छे हैं। जैसे जिम्स की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग जिम जाने लगेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे और जिम जाके मेहनत करेंगे, बॉडी को फिट रखने की कोशिश करेंगे और लो कैलोरी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, ज्यादा कैलोरी वाला सामान नहीं लेंगे। अच्छा मैंने देखा यार कि कोको कोला ने एक डाइट कोक करके एक कोल्ड ड्रिंक बना दी है ना। पहले वो लोग नॉर्मल कोक बनाते थे पर आजकल एक डाइट कोक करके उन्होंने कोल्ड ड्रिंक बनाई है, शायद उसमें कैलोरीज वगैरह कम होती हैं। तो देखो कंपनियां भी समझ रही हैं, कंपनियां भी ये चीज समझ रही हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे काम कर रहा है उनका दिमाग, लोग क्या चाहते हैं। वो लोग हेल्थी प्रोडक्ट चाहते हैं तो कंपनियां भी हेल्थी प्रोडक्ट बना रही हैं। भैया आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया है, लोगों को लगता है कि अरे यार ये पेस्टिसाइड डाल के खाद जो फसल जो उगाई जा रही है, खाद डाल के जो फसल उगाई जा रही है ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई है, पॉली हाउसेस बन रहे हैं। तो देखिए ना जैसे जैसे बिजनेस के जो कंज्यूमर है वो अपनी सोच बदल रहा है, वैसे वैसे बिजनेसमैन भी अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस ला रहे हैं। यही तो बात है बिजनेस एनवायरनमेंट की कि चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। यहां आदमी ने सोचा कि हेल्थी होना है, वहां कंपनी ने हेल्थी प्रोडक्ट लॉन्च किया। आपको हेल्थी होना है, ये लो हेल्थी प्रोडक्ट खाओ, आटा मैगी खाओ, है ना। पतंजलि बाबा रामदेव ने कहा अरे भैया ये क्या मैदा वैदा खाते हो, मैगी वैगी खाते हो, इसमें तो बहुत महंगा है, मैदा होता है, आप हमारी आटा मैगी नूडल खाओ, इससे सेहत को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। मतलब कंपनियां ये समझ रही हैं कि आदमी क्या सोच रहा है और उसी हिसाब से सामान बना रही हैं। तो इंटर रिलेटेडनेस है भाई, आदमी की सोच और बिजनेस से इंटर रिलेटेडनेस है। अब कुछ चीजें होती हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं? जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को प्रभावित करें, जो एक पर्टिकुलर सेक्टर को प्रभावित करें, स्पेसिफिक। और जनरल क्या होती हैं? जो सभी को प्रभावित करे, वो जनरल। जिससे सब बिजनेस अफेक्ट हो, वो जनरल। जो पूरे बिजनेस पे फर्क डाले, वो जनरल। और जो पर्टिकुलर बिजनेस पे फर्क डाले, पर्टिकुलर चीज पे फर्क डाले, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे इन्वेस्टर है, कस्टमर है, सप्लायर है, अफेक्ट द इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस ओनली। जैसे कि मान लीजिए एक सप्लायर है, उसके साथ आपकी टर्म्स बिगड़ गई, वो आपको माल सप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो सिर्फ आपको सप्लाई नहीं कर रहा है, तो आपके बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा, उससे बाकी बिजनेस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में पैसा निकालना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमने उनने जो पैसा दिया था वो निकालना चाह रहे हैं, तो आपके बिजनेस से इन्वेस्टमेंट कम होगी, दूसरी बिजनेस के इन्वेस्टमेंट कम नहीं होंगी। तो स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है? जो सिर्फ आपके बिजनेस को प्रभावित करें, जो सिर्फ आपके बिजनेस पर प्रभाव डालें। और जनरल फोर्सेस क्या है? अब जैसे मोदी जी ने कह दिया कि लॉकडाउन लग गया, अब लॉकडाउन लगा भैया तो सबके लिए लगा ना, सब बिजनेस बंद हुए ना, तो ये जनरल फोर्स हो गई। जनरल फोर्स जिसका प्रभाव बहुत सारे बिजनेस पे पड़ता है। जैसे सोशल कोई चेंज आ गया, पॉलिटिकल चेंज आ गया, लीगल कोई चेंज आ गया, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो गई, ये इनडायरेक्टली एक बिजनेस पर प्रभाव डालता है। एक बिजनेस पर नहीं, सभी बिजनेस पर प्रभाव डालता है। स्पेसिफिक कुछ ही बिजनेस पर प्रभाव डालेगा जिसके साथ वो हो रहा है, सिर्फ उसी बिजनेस पे। अब हमने फीचर्स तो देख लिए बिजनेस इन्वायरमेंट के, अब आप देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट की। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी होती होंगी, बिल्कुल। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझेंगे तो आपको उससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे क्या क्या? रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा आपको। असिस्ट इन इमेज बिल्डिंग, आपके बिजनेस की इमेज अच्छी होगी। रैपिड चेंजेस के साथ आप अपने आप को कॉप अप कर पाओगे। अर्ली वार्निंग सिग्नल एंड थ्रेट मिल जाएंगे। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सपोर्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आइए इन्हें जरा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या क्या है। सबसे पहले लिखा है रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। भाई साहब फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाला पॉइंट क्या है? जैसे कि मैं ना अगर देखूं ना, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सॉलिड एग्जांपल है, जितने भी इंडिया के लोग हैं वो इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक्चुअली में पता है, मैं अपने स्कूल के डेज में था तो मैंने देखा कि यार उस समय मैसेजिंग ऐप हुआ करते थे, तो जिससे हम मैसेज भेजते थे एक दूसरे को, तो टेक्स्ट मैसेज चला करते थे। लोग टेक्स्ट मैसेज टाइप करते थे, एक दूसरे आदमी को भेजते थे, दूसरा आदमी उसको पढ़ता था, फिर वो टेक्स्ट मैसेज टाइप करता था, वो रिप्लाई करता था तो हमारे पास आता था।
सामने वाले को पता ही नहीं चलता था कि जिसको मैंने मैसेज भेजा है उसने वो मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा। और इमेजेस इमेजेस वीडियोस वगैरह शेयर करना तो बहुत मुश्किल था। तो फिर इस बात को समझा, किसने समझा? व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप ने इस बात को समझा और देखा कि अरे यार लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज करता है, पर वो व्यक्ति जो मैसेज कर रहा है उसको पता ही नहीं रहता कि सामने वाले तक पहुंचा नहीं पहुंचा, उसने पढ़ा नहीं पढ़ा। व्हाट्सएप ने इस प्रॉब्लम को समझा और इस चीज को समझते हुए उसने व्हाट्सएप नाम का प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो आपको यह बताता है आप रियल टाइम में मैसेज कर सकते हो। एक टिक आ गया मतलब मैसेज सेंड हो गया, 2 टिक आ गया मतलब मैसेज सामने वाले तक पहुंच गया है। अब वो पढ़ेगा, जैसे ही पढ़ेगा तो ब्लू हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा हाँ मैसेज पढ़ लिया, रिप्लाई नहीं दे रहा है। फोन लगा के बोलोगे अरे तूने मेरा मैसेज सीन किया, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, ऐसे करके तो आपको रियल टाइम पता चलने लग गया। आप फोटोज वगैरह शेयर कर सकते हो, कितनी इजीली कर सकते हो, वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हो। तो पहले ये प्रॉब्लम थी, उसको रिकॉग्नाइज करके व्हाट्सएप ने अपने प्रोडक्ट को बनाया। यही तो बात है, अगर आप इस प्रॉब्लम को समझते हो लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो, उसके अंदर चेंजेस ला सकते हो। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी हेल्प एन एंटरप्राइज टू compete विद द कॉम्पिटिटर्स। जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ तो उस समय तो मार्केट में ऐसा कोई था ही नहीं। मुझे अच्छे से याद है लोग दिन भर व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे, रात को सो सुबह उठो तो देखो 2000 मैसेज हो गए। इतने सारे लोगों को मजा आता था, यार बड़ी अच्छी चीज है, वो इमोजी लगा लगा के भेजते रहते थे। तो व्हाट्सएप ने इस प्रॉब्लम को समझा, उसने एक्शन लिया, तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। कोई और ये काम नहीं कर रहा था, सिर्फ व्हाट्सएप ने ये काम किया। तो उसके बाद जब ये पॉपुलर हुआ तो बहुत सारे लोग मार्केट में आए। हाइक आया, IMO करके एक मैसेजिंग ऐप आया, और भी बहुत सारे मैसेजिंग ऐप आए, पर व्हाट्सएप को कोई टक्कर नहीं दे पाया, क्योंकि व्हाट्सएप के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। उसने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को क्रैक करके सबसे पहला जो स्टेप था वो लिया था, है ना। मारुति सुजुकी बिकेम द लीडर कार मार्केट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन इंडिया। मारुति सुजुकी का नाम भी भैया डंका बोलता था इंडिया में। लोग कहते थे गाड़ी जा रही थी ना, गाड़ी जाती थी ना, तो लोग कहते थे कार नहीं मारुति जा रही है, कार से नहीं आएंगे मारुति से आएंगे। मतलब ये कि जब कोई प्रोडक्ट, कोई ब्रांड जब लोगों के बीच में पहुंच जाता है, लोगों के बिल्कुल डेली लाइफ में आ जाता है, तो लोग उस प्रोडक्ट के जो जनरल नाम है उसका, जैसे कि कार, उसको भूल करके उसको नाम से, कंपनी के नाम से बोलने लग जाते हैं। जैसे कार को कहा जाने लगा मारुति, तुम्हारे पास मारुति है क्या, तुम मारुति से चलते हो क्या, मारुति चलाना जानते हो क्या। वैसे जैसे कोलगेट है, अब लोग घर में कोई भी टूथपेस्ट रखा रहता है तो लोग ये नहीं कहते कि यार वो मेरे घर में वो टूथपेस्ट रखा हुआ है, लोग कहते हैं कोलगेट देना यार, कोलगेट करके आया कि नहीं करके आया। तो इतना ज्यादा जब कोई ब्रांड पॉपुलर हो जाता है ना, तो उसको इस जनरल नाम से ना बुला करके उसके स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता है, उस पूरी क्लास को ही उस प्रोडक्ट का नाम दे दिया जाता है। ये होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जब आप बहुत पहले कोई मूव लेते हो और पूरे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हो। बच्चों पॉइंट्स याद रखना, जो मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूं, कहानियां सुना रहा हूं, इसके ऊपर आपको केस स्टडीज एग्जाम में देखने को मिलेंगी, ऐसी नहीं तो इसके जैसी मिलेंगी, आप कनेक्ट कर पाए, इसलिए मैं आपको कहानी सुना के पढ़ा रहा हूं। दूसरा है असिस्ट इन इमेज बिल्डिंग। कंपनी कैन बिल्ड पॉजिटिव इमेज बाय अंडरस्टैंडिंग पीपल प्रॉब्लम एंड रिजॉल्विंग देम। अगर देखिए हम बिजनेस इन्वायरमेंट को समझेंगे, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो रही है इस बात को समझेंगे, तो हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारे कंपनी की इमेज बिल्ड होगी, एक अच्छी इमेज, हमारी एक गुडविल क्रिएट होगी मार्केट में। कंपनी कैन बिल्ड पॉजिटिव इमेज, तो आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनेगी। जैसे मैगी, वेजिटेबल आटा नूडल, अच्छा मैगी ने भी लॉन्च कर दिया है क्या आटा नूडल, ओहो। अच्छा कोक, डाइट कोक, भैया डाइट कोक लेके आए हम, कैलोरी वाली मत लीजिए, डाइट वाली पीजिए। देख रहे हैं कंपनियां कितनी चालू हैं। हाँ चालू क्या, बिजनेसमैन है भाई, वो तो करेगा ही, अपना धंधा करना है उसको। कॉपी विथ रैपिड चेंजेस। जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते हैं तो जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे आप अपने प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, अपने अंदर भी बदलाव ला सकते हैं, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट में बदलाव ला सकते हैं। All sizes and all type of enterprises are facing increasingly dynamic environment। भाई डायनेमिक environment तो है, लगातार बदलता रहता है। To manage these changes,
मैनेजर एग्जामिन द एनवायरनमेंट एंड डेवलप सुटेबल प्लान। इन चेंजेस को मैनेज करने के लिए, इन चेंजेस के साथ अपने आप को बनाए रखने के लिए मैनेजर्स प्लान बनाते हैं ताकि वो इन चेंजेस को समझ सकें, इसके हिसाब से काम कर सकें। इंक्रीजिंग ट्रैफिक इन दिल्ली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेट्रो। दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा था तो मेट्रो लॉन्च हो गई। तो जरूरत को समझा, हालात को समझा और उसके हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है, रैपिड चेंजेस के साथ अपने आप को बदलना। अगर आप बदलाव के साथ नहीं बदलेंगे तो टूट के बिखर जाएंगे। आपने सुना होगा कि जो पेड़ तन के खड़े होते हैं और जब आंधियां आती हैं तो उन बड़े बड़े तने हुए पेड़ों को गिरा देती हैं और वो टूट जाते हैं, और जो पेड़ हालात के हिसाब से आंधी के रुख को देख के अपने आप को झुका लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, वो पेड़ आंधी को झेल के भी खड़े रहते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे हालात बदले हमें अपने आप को बदलते रहना चाहिए। क्या तो बोला है किसी ने, परिवर्तन ही जीवन का असली नाम है ना बच्चों। आगे चलते हैं। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल एंड थ्रेट्स। हाँ, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आपको पहले मिल जाएंगे, थ्रेट्स का आपको पहले पता चल जाएगा। इंडियन फर्म कैन compete foreign firm by improving the quality of product, reducing cost of production, engaging in aggressive advertising। तो अगर आपको पता है कि यार ये चीजें हो सकती हैं, ऐसी ऐसी वार्निंग आ रही है, तो उसके हिसाब से आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को चेंज कर लो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लो। इसमें भी बिजनेस इन्वायरमेंट आपकी मदद करता है। ऐसे करके इन्वायरमेंट स्कैनिंग की जाती है, जांच की जाती है। अरे क्या हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है भाई, क्या क्या हो सकता है भाई, अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो सकता है। अपने आप को उस हिसाब से क्या कर लो, बदल लो। टाटा मोटर्स इज कंपीटिंग विद डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन कॉम्पिटिशंस इन इंडियन मार्केट। टाटा मोटर्स का लोहा, देश का लोहा, आप जानते हैं टाटा मोटर्स टक्कर दे रही है देश की कंपनियां जो हैं कार मैन्युफैक्चरिंग, उनको भी, और जो बाहर से आ रही हैं उनको भी, क्योंकि ये समझती है एनवायरनमेंट को, भारत के लोगों की जरूरत को, और ऐसी गाड़ियां बनाती है जो भारत के लोगों को चाहिए। तो यही तो बात है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता है वो सारी चीजों को सही तरीके से मैनेज कर सकता है। सपोर्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब भी प्लानिंग बनानी हो, जब भी पॉलिसी बनानी हो, तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें उसमें भी मदद करता है। एनवायरनमेंट ब्रिंग बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। इट्स अंडरस्टैंडिंग कैन कन्वर्ट थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी। आप थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। जो थ्रेट्स आ रहे हैं उनको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बजाज का। बजाज को ये बहुत पहले बच्चों पता है आपको, इंडिया में बजाज के स्कूटर बिकते थे बहुत ज्यादा। बजाज ने इस बात को समझा कि नहीं यार भैया, अब स्कूटर नहीं चलेंगे, स्कूटर हो गए ओल्ड फैशन, ये तो थ्रेट है हमारे लिए कि हमारे स्कूटर नहीं बिक रहे हैं, डिमांड फॉल हो रही है, तो क्यों ना बाइक्स बनाना चालू करें। तो आज बजाज बाइक्स बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उसने इस बात को समझा। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे तो आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिलते हैं, आप उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हो, प्लानिंग बना सकते हो, उस हिसाब से पॉलिसी बना सकते हो कि कैसे ये चेंजेस को टैकल डाउन करना है, कैसे इन चेंजेस के हिसाब से अपने आप को बदलना है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हमारी रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का पावर देता है। अच्छे तरीके से हम अपनी रिसोर्सेस को यूज कर पाते हैं अगर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को ढंग से समझा होगा तो। एनवायरनमेंट प्रोवाइड वेरियस रिसोर्सेस फॉर रनिंग बिजनेस लाइक फाइनेंस, मैन पावर। फर्म मस्ट गेट दीज रिसोर्सेस टू ग्रो। देखिए, अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, आपको लगता है कि यार आगे चल के डिमांड बहुत ज्यादा आने वाली है और डिमांड को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो आप अभी से पैसा इकट्ठा कर लीजिए ना भाई साहब, क्योंकि आगे चल के आपको प्रोडक्शन करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। अभी से मैन पावर इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा होगा तो आप रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। रिसोर्सेज क्या होती हैं? जो हमें हमारे बिजनेस को चलाने में हेल्प करती हैं, जिनकी मदद से हम प्रोडक्शन कर पाते हैं, जो हमारे बिजनेस को रन करने में हमारी मदद करती हैं। तो इनकी मदद से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या डायमेंशंस हैं? एक होता है लीगल एनवायरनमेंट, एक होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक सोशल एनवायरनमेंट, एक टेक्निकल एनवायरनमेंट, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये 5 डायमेंशंस है। इनके बारे में भी केस स्टडी आती है कि बताओ ये कौन सा डायमेंशन है, उससे केस स्टडी बना देंगे, उससे पूछेंगे बताओ कौन सा डायमेंशन है। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है।
तो डायमेंशन है, आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया। पहले हम बात करते हैं लीगल डायमेंशंस की, लीगल इन्वायरमेंट की। लीगल इन्वायरमेंट में क्या होता है? तो लीगल इन्वायरमेंट मतलब जैसे कानून से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है। कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन पास बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन। इसमें कानून आता है, इसमें नियम कानून आते हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो हमारे कोर्ट ने बनाए हैं, जो हमारे एक्ट में लिखे हुए हैं। तो वो सारे नियम कानून जो बिजनेस के ऊपर लगते हैं, जब उनमें बदलाव आता है तो वो कौन से इन्वायरमेंट का पार्ट है? लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। जो भी कोई कानूनी प्रक्रिया से एक बिजनेस जूझ रहा है, एक बिजनेस के ऊपर जो कानून लग रहे हैं, उनमें जब बदलाव आ रहे हैं, कानून के हिसाब से वो अपने आप को बदल रहा है, जो भी कानूनी काम होंगे वो सब लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे। नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज नेसेसरी फॉर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। और आपको नॉलेज होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन की, तभी तो आप बिजनेस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिखा हुआ है बच्चों, ये पुराना हो चुका है, ये 2019 हो चुका है। तो 2019 1986 था, पर अब ये एक्ट चेंज होकर 2019 हो गया है। स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। अच्छा, आपने देखा होगा, अरे भैया ये जो सिगरेट्स के डब्बे आते हैं, अल्कोहल की जो बोतल आती है, आपने नहीं देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, पर आपको कभी दिखे तो आप देखना कि सिगरेट्स के डब्बों के ऊपर लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और उसके ऊपर एक फोटो भी बनी रहती है जिसमें क्या कहते हैं, लंग्स वगैरह दिखाते हैं कि यार लंग्स खराब हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप कौन सी सिगरेट बनाने वाली कंपनी ये लिखेगी कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ? कोई नहीं लिखेगी। और कोई सिगरेट बनाने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो फोटो डालेगी कि इसको पीने से ऐसे लंग्स हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं? कोई कंपनी नहीं करेगी। पर हमारे देश के कानून में ये बताया गया है, ये बोला गया है कि भैया आपको कंपलसरी सिगरेट्स के डब्बे के ऊपर, पैकेट के ऊपर आपको ये लिखना है और ये फोटो छापनी है, तो उनको छापना पड़ता है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ये लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। पुटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द लेवल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, तो आपको देनी पड़ेगी, ये कानून है, तो आपको करना ही पड़ेगा। वेज आइटम है तो ग्रीन का साइन लगाना है, नॉन वेज आइटम है तो रेड का साइन लगाना है, ये आपको करना पड़ेगा, ये कानून है। तो जो भी कानूनी चीज होती है वो लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। दूसरा इन्वायरमेंट है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जितनी भी चीजें राजनीति से रिलेटेड हैं, जो बिजनेस को प्रभावित करती हैं, जितनी भी चीजें पॉलिटिकल हैं अपने नेचर में, जो बिजनेस को प्रभावित करती हैं, वो सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। सरकार का बदलना, सरकार का मोटो क्या है, ये सब चीजें। कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं वो भी इसमें आती हैं। स्टेबल गवर्नमेंट है कि नहीं है? अगर स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस आता है, पीपल के बीच में कॉन्फिडेंस आता है, लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं। कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं आपको। सपोज पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपको पता है तख्ता पलट होता रहता है, सरकारें वहां की गिरती रहती हैं, बदलती रहती हैं, तो वो पाकिस्तान में कोई भी ना इन्वेस्टमेंट करने से डरता है, कहता है अरे कौन जाएगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने, यहां तो सरकार ही नहीं टिकती, कोई प्राइम मिनिस्टर टिकता नहीं है, तख्ता पलट हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर को उठा के जेल में डाल देते हैं। अब इमरान खान जी का एग्जांपल ले लीजिए। और भारत में नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कितने लंबे समय से चल रही है ना, तो थर्ड टर्म सर्व कर रहे हैं वो। तो जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स होंगे वो ये समझते हैं कि यार ये स्टेबल गवर्नमेंट है, इसने जो वादे हमसे किए हैं कि भैया अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको सब्सिडी देंगे, आपसे 5 साल टैक्स नहीं लेंगे, 10 साल टैक्स नहीं लेंगे, और ये सरकार कह रही है, तो ये सरकार पावर में रहेगी और ये अपनी बात पे अडिग रहेगी। तो इस बिजनेस में, इस जगह पे या इस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ की सरकार चेंज नहीं होती है ना, चेंज होगी नहीं नियर फ्यूचर में। तो और वहीं अगर सरकारें बदलती रहती हैं, तो एक प्राइम मिनिस्टर ने किसी इन्वेस्टर से कहा कि आओ हमारे देश में कंपनी लगाओ, हम आपको ये बेनिफिट देंगे, पता चला दूसरा प्राइम मिनिस्टर आया, उसने कहा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो पहले की बात थी, अब ऐसा नहीं करेंगे हम। तो बिजनेसमैन को तो नुकसान हुआ ना। तो जिस देश में पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल रहती है, जिस देश में पॉलिटिकल कंडीशन चेंज नहीं होती, वो सारे देश जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट पा पाते हैं दूसरे देशों के कंपैरिजन में। तो इसलिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बीजेपी है, बीजेपी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व को बढ़ावा देना और स्वदेशी अपनाना, देश के अंदर चीजें करना। तो ये अच्छी बात है,
तो ये उनकी क्या कहते हैं आइडियोलॉजी है। वैसे दूसरी पार्टीज की आइडियोलॉजी होती है तो उससे बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है। गुजरात हैज established itself as the best state of India because of political support। और गुजरात राज्य जो है वो बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा स्टेट है क्योंकि सरकार वहां पे ये चीजें फेवरेबल बनाती है, सरकार ऐसे कानून बनाती है कि वहां बिजनेस करना आसान हो। आगे हम बढ़े तो हमारा आता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? इसमें सोसाइटी आती है। सोसाइटी क्या सोचती है, सोसाइटी की क्या थिंकिंग है, सोसाइटी क्या चीजें करती है, सोसाइटी क्या मानती है, सोसाइटी के क्या बिलीफ्स हैं। तो इंक्लूड सोसाइटी इन विच बिजनेस वर्क। लिटरेसी रेट कितना है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कस्टमर की वैल्यू क्या है, कस्टम्स वैल्यू क्या है, क्या यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं, क्या मानते हैं, क्या त्योहार मनाते हैं, क्या बिलीव्स हैं, लोगों की क्या विश्वास है, क्या लाइफस्टाइल है, कैसी लाइफस्टाइल लोग जीते हैं। मतलब जो समाज के लोग करते हैं, सोसाइटी के लोग जो करते हैं, वो सारी चीजें आती हैं आपके सोशल इन्वायरमेंट में। हेल्थ अवेयरनेस हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर जिम एंड लो कैलोरी फूड गुड। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि हेल्थ अवेयरनेस आ रही है सोसाइटी के अंदर, तो लोग हेल्थी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। तो समाज में जो भी बदलाव आते हैं वो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर कवर किए जाते हैं। जो भी चीजें समाज में होती हैं, त्योहार हो गए, रिलीजन है ना, तो वो सारी चीजें, उससे भी बिजनेस में प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे त्योहार आता है, दिवाली आती है, तो बिजनेस की सेल बढ़ जाती है। ये सोशल इन्वायरमेंट का ही तो पार्ट है। अब अगर हम आगे बढ़े तो एक आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? जो भी हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो चेंजेस हमारी इकोनॉमी में आते हैं, वो सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में होता है। अच्छा बच्चों, आपने 11th क्लास में, 12th क्लास में इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़े होंगे। 11th क्लास में क्या था इकोनॉमी में आपके? सबसे पहले था इंट्रोडक्शन, तो चलिए ठीक है, डिमांड है, सप्लाई है, कॉस्ट है, रेवेन्यू है ना, मार्केट्स हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन है। 12th क्लास में मैक्रो में आपके क्या क्या है? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद है आपका क्या कहते हैं नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, फॉरेन एक्सचेंज, बजट, मतलब जीडीपी, नेशनल इनकम, बहुत सारी चीजें हैं। जो जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, जो जो जिन चीजों से हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, वो सब इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं जो इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। इंक्लूड जीडीपी आती है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द डिमांड फॉर कार, होम लोन, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, रेपो रेट कम हो जाना, बैंक रेट बढ़ जाना, जो भी चीजें इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करती हैं वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जैसा कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी दिन पर दिन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मशीनें बदल रही हैं, काम करने के नए नए तरीके आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमारी इकोनॉमी में आ रहे हैं, जो भी हमारे जो बिजनेस टेक्नोलॉजी से प्रभावित होते हैं, जिनकी वजह से टेक्नोलॉजी में अगर चेंज आए तो उनके बिजनेस में फर्क पड़ता है, वो सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, वो सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। न्यू वेज ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डूइंग अ बिजनेस, नई नई मशीनें आ रही हैं जिसके कारण हम सामान बना पाते हैं। तो ये सब टेक्निकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। पहले सामान को पैक करने के लिए भी लोग हाथों से पैक करते थे, आज मशीनें आ गई हैं। सामान को बनाने के लिए लोग हाथों से बनाते थे, आज मशीनें आ गई हैं। फोटोकॉपी की छोटी छोटी मशीनें आती थी, बहुत टाइम लगता था, आज बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो जो भी टेक्निकल चेंजेस होते हैं वो सब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। जैसे पहले फिक्स्ड लाइन आता था, एक फोन रखा रहता था, अभी भी आता है, वहीं पे खड़े होकर आपको बात करना रहता था, ज्यादा दूर तक आप ले जा नहीं सकते। पर आज क्या आ गए, मोबाइल फोन्स आ गए, मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, बिजनेस भी चेंज हुए। फिक्स लाइन बेचने की जगह अब मोबाइल फोन बेचने लग गए। पहले लेटर्स आते थे, लोग चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी आई है आई है आई है, गाना भी सुना होगा आपने। और अब उसकी जगह क्या हो गया, ईमेल्स आ गए, तो लोग ईमेल भेजते हैं। कौन चिट्ठी भेजेगा, इतना टाइम लगेगा पहुंचने में, ईमेल भेजो फटाक से पहुंच जाता है। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उस हिसाब से बिजनेस को भी अपने आप को चेंज करना होता है। तो जो भी टेक्निकल चेंजेस आते हैं, मशीन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, वो सब टेक्निकल इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं डीमोनेटाइजेशन के टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक है हमारा डीमोनेटाइजेशन।
इसके पहले बेटा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी है। अगर आपको बुक में दिख जाए तो आप समझिएगा सीबीएसई के करिकुलम में वो टॉपिक इस चैप्टर से बाहर है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि वो चीजें इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो वहां वो आपको समझा दी जाएगी, इसलिए उन्होंने बिजनेस से इसको बाहर किया है। तो अब अगला टॉपिक है हमारा डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है नोट बंदी। आपको पता है कि भारत के अंदर 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे, है ना। एक दिन नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, आज मध्य रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उन्होंने वर्ड यूज किया था लीगल टेंडर। यही तो डिमोनेटाइजेशन है। डिमोनेटाइजेशन मतलब जो नोट पहले से चल रहे थे 500 और 1000 रुपए के नोट, उनको बंद कर दिया गया था। भारत के लोग लाइनों में लग गए थे नोट चेंज करवाने के लिए, पुराने पैसे जो थे वो जमा कराने के लिए। इसको डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। आपने तो देखा भी होगा, आप उस समय बड़े हो गए थे, आपको याद भी होगा। डिमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर अब उसको नहीं माना जाएगा। लीगल टेंडर क्या होता है बच्चों, आपने इकोनॉमिक्स में मनी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको वीडियो मिलेगा, आप उसमें देखिएगा। लीगल टेंडर का मतलब होता है वो लीगल टेंडर उसको कहा जाता है जब सरकार किसी चीज को लीगली तौर पे टेंडर के रूप में ये मानती है कि ये लीगली एक्सेप्टेबल है किसी भी पेमेंट करने के लिए। तो जो करेंसी होती है वो लीगल टेंडर होती है, क्योंकि सरकार उसको लीगल दायरा देती है, लीगल प्रोटेक्शन देती है कि करेंसी जो है हमारे देश की, वो चाहे नोट हो चाहे सिक्का हो, अगर कोई भी व्यक्ति किसी को देता है तो कोई उसको मना नहीं कर सकता लेने से, क्योंकि अगर लेने से मना किया तो लीगली उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि लीगल टेंडर नहीं रहेगा, मतलब आपके पास रखना है आप रखो, पर हम उसको लीगली तौर पे मनी नहीं मानेंगे, करेंसी नहीं मानेंगे। आपको टाइम दिया है, आप चेंज करवा लो। तो 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए। पर कई लोगों के घर में आज भी मिल जाएंगे, लोगों ने बचा बचा के रखे, कई लोगों की मम्मियों ने छुपा के रखे थे, बाद में वो निकले तो चेंज ही नहीं करा पाए क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। डिमोनेटाइजेशन हैपन ऑन 8 ऑफ नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को हुआ था। टाइम भी हो गया काफी, पर लगता है जैसे कल की बात हो। एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन, ब्लैक मनी। डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया गया था कि करप्शन को रोका जा सके, ब्लैक मनी को रोका जा सके। जो लोगों ने पैसा इकट्ठा कर रखा है, 500 और 1000 रुपए के नोट बोरियों में भर भर के रखे हैं, वो सब खत्म कर दिए जाएं, या फिर लोगों को ला करके वो चेंज कराना पड़े तो हम उससे पूछेंगे कि आपने इतने पैसे कहां से कमाए, तो आपको बताना पड़ेगा, और आप सोर्स नहीं बता पाए तो आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा। तो करप्शन को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था। अगर हम आगे देखें तो फीचर्स क्या हैं डिमोनेटाइजेशन के। इट वाज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। पीपल होल्डिंग ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस एट पेनल्टी रेट। जो भी लोगों के पास अनक्लियर्ड इनकम थी, जिसके बारे में उन्होंने टैक्स नहीं भरा था, जिसके बारे में उन्होंने सरकार को कोई जानकारी नहीं थी, जो गलत सोर्स से कमाई गई थी, लोगों को वो बताना था कि हाँ हमारे पास इस सोर्स से पैसा आया है, ये इस पर हमने टैक्स नहीं भरा है और हम ये चाहते हैं कि हम टैक्स भर दें और ये पैसा आप रख लो। तो ऐसा करके लोग बताना था, जाकर के बैंकों को जमा करवाना था पैसा, ताकि कोई फ्रॉड ना हो, करप्शन ज्यादा ना बढ़े। तो लोग क्या ब्लैक मनी का पैसा प्रॉपर्टी में लगा रहे थे और प्रॉपर्टी के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। उसको रोकने के लिए, तो ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया। बाय डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट हैज इंडिकेटिंग दैट टैक्स इवेजन विल नॉट बी टॉलरेटेड। गवर्नमेंट ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन की मदद से हम टैक्स इवेजन को रोकेंगे, टैक्स की चोरी को रोकेंगे। कोई आदमी टैक्स की चोरी नहीं कर पाएगा, इसलिए सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया। तो टैक्स को सरकार अब बिल्कुल टॉलरेट करने वाली नहीं थी। तो टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी होता है। इट वॉज डन टू चैनलाइज सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। और देखिए सरकार ने कितना अच्छा कदम उठाया कि जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जिन लोगों के पास घर में भर भर के पैसे रखे थे, तकिए के नीचे, बेड के नीचे, बोरे में, बक्से में, गोदरेज में, लॉकर में, सबने पैसे निकाल निकाल के कहां जमा किए? बैंक में। क्योंकि अगर वो चेंज नहीं कराते तो वो पैसा किसी काम का नहीं रहता। एक टाइम पीरियड तक आपको 1000 और 500 रुपए के नोट को चेंज कराना था। और जितने भी लोग थे ना बच्चों, जो बड़े बड़े जो लोग थे जिन्होंने करप्शन का पैसा बनाया था, वो ज्यादातर 500 और 1000 रुपए के नोट में ही अपने पैसे को इकट्ठा करके रखते थे। तो जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ तो इन लोगों ने कहा अब क्या करें, माथा पकड़ लिया। अब बैंक लेके जाएंगे तो बैंक पूछेगी इतना पैसा आपके पास कहाँ आया, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपने पैसा कहाँ से कमाया, कैसे आया आपके पास। तो इससे करप्शन को रोकने की मदद मिलेगी।
और देखिए क्या ना, जो ब्लैक का पैसा था वो ज्यादातर ऐसी जगह लगाया जा रहा था जो जिनके दाम बहुत बढ़ रहे थे, जैसे प्रॉपर्टी है। आम आदमी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा था। एक साल कोई प्रॉपर्टी खरीदता था, 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी डबल। क्यों? क्योंकि डिमांड हाई थी, लोगों का ब्लैक का पैसा प्रॉपर्टी में लगा जा रहा था। पर आप देखेंगे जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, प्रॉपर्टी के रेट उतने तेजी से नहीं बढ़ रहे जितने तेजी से पहले बढ़ते थे, क्योंकि ब्लैक का पैसा प्रॉपर्टीज में उतना ज्यादा नहीं लगाया जा रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है। तो करप्शन को रोकना बहुत जरूरी था। लोग घूस लिया करते थे 500 और 1000 रुपए के नोट की, तो वो भी बंद हो गया क्योंकि पैसा जमा करना था। आप कैसे बताओगे? कई लोगों ने तो डर के मारे पैसे ही जला दिए, कई लोग तो लेके ही नहीं गए कि क्या पता है नोटिस आ जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर दे। इट वॉज डन टू क्रिएट लेस कैश एंड कैश लाइट इकोनॉमी। सरकार ये चाहती थी कि इकोनॉमी कैश लाइट हो जाए। कैश लाइट इकोनॉमी मतलब कोई ऑफलाइन ट्रांजैक्शन हो ही ना, सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो, बैंक के माध्यम से हो, यूपीआई के माध्यम से हो। क्यों सरकार ऐसा चाहती है? बच्चों देखो, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उसका प्रूफ जीवन भर मिल जाता है। अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने किया है तो उसका रिकॉर्ड बैंक के पास होगा, आपके स्टेटमेंट में शो होगा, तो आप कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे। और जो अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए सरकार चाहती थी कैश लाइट इकोनॉमी बने। और देखो, कैश लाइट इकोनॉमी बनेगी जिसमें पैसे नहीं हो, पैसे ऑफलाइन मतलब ये नोट नहीं चलेंगे, तो इससे इकोनॉमी में सरकार को नोट छापना भी नहीं पड़ेगा। नोट छापने की बहुत दिक्कत होती है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो सरकार चाहती है कि कैश लाइट इकोनॉमी बने, सारा डिजिटल करेंसी चले। और भारत में तो आज तो छोटी छोटी दुकानों के पास, एक सब्जी बेचने वाले के पास, एक छोटी सी दुकान चलाने वाले के पास, एक ठेला लगाने वाले के पास भी क्यूआर कोड है, जिससे आप इसको स्कैन करके आप पैसा पे कर सकते हो। तो कैश लाइट इकोनॉमी बनाने में भी मदद मिली। उस समय मुझे याद है कि यार पेटीएम करके एक ऐप हुआ करती थी, और वो पेटीएम कर अभी भी है, पेटीएम करके ऐप जो थी वही मार्केट में थी। और उस समय देखा गया था कि पेटीएम ऐप पे 20 टाइम्स कुछ ट्रांजैक्शन जो हैं वो बढ़ गए थे, 20 टाइम्स से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे थे, क्योंकि लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, तो मैंने आपको लिख के बताया। इंपैक्ट क्या है डीमोनेटाइजेशन का? तो डीमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट है डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शंस कम हो गए। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं पढ़ के बता देता हूं, थोड़ा डार्क से लिख दिया है। डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन खत्म हो गए, बंद हो गए, कम हो गए। बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, बैंक वालों के डिपॉजिट बढ़ते चले गए। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, लोग पैसा सेव करने लग गए, बैंकों में रखते थे पैसा सेव करके। रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन, जो ब्लैक का पैसा रियल एस्टेट में लग रहा था वो अब नहीं लग पा रहा था, डिमांड कम हो गई, जिससे रियल एस्टेट के प्राइस गिर गए। आम आदमी भी घर खरीदने लायक स्थिति में आ गया, वरना तो भैया मैंने देखा है कि प्राइसेस किस तरीके से बढ़ते थे। नो इफेक्ट ऑन पब्लिक सेक्टर वेल्थ, पब्लिक सेक्टर वेल्थ आपको पता है जिन सेक्टर्स में सरकार की हिस्सेदारी 50% या उससे ज्यादा की होती है उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा एज सच। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ गए, बहुत ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगे। इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, लोग थोड़ा डर गए, भैया टैक्स चोरी नहीं करना है, सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार जांच कर रही है, तो लोग खुद से जाकर के डिस्क्लोजर करने लग गए, टैक्स जमा करने लग गए, तो इससे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया, है ना। तो डिमोनेटाइजेशन के फायदे हुए, नुकसान भी हुए थे, पर फायदे ज्यादा है। तो यहां होता है आपका चैप्टर खत्म, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि बिजनेस का 3rd चैप्टर है। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा नाम है मुकेश सिंह और मैं करता हूं आज के लिए टाटा बाय बाय, और मिलता हूं आपसे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।